नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक बार फिर से पोल खुल गई। बुलडोजर चलवाने में पारंगत यूपी पुलिस के हवलदार दारोगा का दम गन में गोली लोड करने में निकल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में डीआईजी साहब पुलिस वालों की ट्रेनिंग का स्तर जांचने परखने पहुंचे तो उनका एक नए सच से सामना हो गया। यह पता चल गया कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कितनी कमजोर है। में बढ़ा देती ऐसे कैसे डालेंगे तुम डालो यूपी में पुलिस वाले गोली बंदूक की नली में लोड करते हैं। यूपी में पुलिसकर्मी को एक अदद गोली लोड करने में मदद की जरूरत पड़ जाती है। यूपी में पुलिसकर्मी को गन लोड करने में पसीने छूटते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस अपराधियों का मुकाबला करने में कितनी तैयार है, इसकी बानगी आपके सामने है। यूपी के संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस की तैयारियों की पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में बाईं तरफ खड़े हैं डीआईजी आर.के. भारद्वाज, जो कि ऑन स्पॉट निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पहले पुलिसकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गन का प्रयोग करके दिखाया। फिर अगले पुलिसकर्मी की बारी आई। वो आगे आए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कंधे पर गन ली और फिर आगे की बातचीत सुनिए। में बढ़ा देती ऐसे कैसे डालेंगे तुम डालो गन में नली की तरफ से ही कारतूस डालने की बात करते हुए पुलिसकर्मी का आत्मविश्वास देखकर डीआईजी साहब तो हंसी अंदर दबा ले गए, लेकिन पीछे खड़े दूसरे सीनियर ने सिर पीट लिया। में बढ़ा देती ऐसे कैसे डालेंगे तुम डालो मुमकिन है कि ये पुलिसकर्मी प्रेशर में आ गया। सामने डीआईजी साहब खड़े हैं, आसपास दूसरे अफसर हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। कैमरे वाले भी खड़े हैं, दबाव तो बनता है, लेकिन दबाव में कोई छात्र कलम पकड़ना ही भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? डीआईजी साहब भी अपने होनहार जवान की ये हुनर देखकर हंसी दबाने में नाकाम रहे। फिर उसके बाद क्या करोगे? होल्ड चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, करो। कौन मारा? ऐसे मरेगा लैंका तो डाला किसने सर? लैंका फायर करने के लिए सर चोट में लगे, फायर करने के लिए चोट में लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। डीआईजी साहब को कहना ही पड़ा, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उनकी हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तो उनका सामना एक से बढ़कर एक सूरमाओं से हो रहा था। हम किसी से कम नहीं का कंपटीशन चल रहा था। एक को गोली लोड करने को कहते तो पूरी की पूरी टीम को लगना पड़ता। 3-3, 4-4 पुलिसकर्मी एक एक गन लोड करने में ऐसे बुझक्कड़ वाली भूमिका में दिखने लगे कि ये गोली नहीं, कोई बैलिस्टिक मिसाइल अपलोड करना पड़ रहा। कांस्टेबल तो कांस्टेबल, दरोगा जी तक का दम निकलने लगा। तो 3 तस्वीर देखकर सवाल तो उठता है कि क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों को नील बटे सन्नाटे पर छोड़ा जा रहा है? जब पुलिसकर्मी को यह तक नहीं पता कि भीड़ को नियंत्रित करने वाले गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से, तो क्या ऐसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षित रख पाएंगे? संत कबीर नगर से आलम मीर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने संत कबीर नगर में इंस्पेक्शन करने गए डीआईजी आर.के. भारद्वाज से बात की। डीआईजी साहब ने यह माना कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ठीक से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और हमारे साथ बात करने के लिए बस्ती रेंज के आईजी डीआईजी आर.के. भारद्वाज जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से दौरा था और किस लिए ये दौरा किया जाता है। ये दौरा था और किस लिए किया जाता है? देखिए,
वरिष्ठ अधिकारी लेवल पर एक वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसके अंदर में हमारे द्वारा पूर्व के अंदर में ही जनपदी पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाती है कि फलां तारीख को हम लोग इसका वार्षिक निरीक्षण करेंगे, और उस वार्षिक निरीक्षण के अंदर में हम थाना, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, सभी चीज की गहनता से समीक्षा करती है। जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात होती है और मीडिया बंधु से भी पत्रकार वार्ता होती है। सर, वार्षिक दौरे के दौरान ये देखा गया सर, 2 घटना आई। पहली तो एक दरोगा जी अपना आर्म्स संभल नहीं कर पाया, दूसरी सर उसमें दूसरी दरोगा जी जो थे वो बुलेट उल्टा भरते नजर आए। तो सर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या प्रशिक्षण की कमी है, और दूसरा कार्रवाई क्या हुई? देखिए, किसी भी इंस्पेक्शन का पर्पज ये होता है कि हम उस जनपद के अंदर में जो भी तैयारी है हम उनकी समीक्षा कर सकें। ऐसा प्रकरण जो कोतवाली संत कबीर नगर के अंदर में आया था, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो रिहर्सल है उसको और कराए जाने की आवश्यकता है। इस चीज और संज्ञान आने के बाद में हम लोगों ने पूरे रेंज भर के अंदर में जितने भी पुलिस अधीक्षक उनको निर्देशित किया है कि प्रत्येक संडे को अपने थाना स्तर पर भी ये लोग एंटी राइट रिहर्सल कराएं और लोगों को प्रशिक्षित करें। जनरली ये व्यवस्था पुलिस लाइन लेवल पर होती है, लेकिन ये थाना स्तर पर भी कराएं, ये ऐसा निर्देश दिया। संत कबीर नगर में ऑन कैमरा उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल खुल गई, लेकिन यूपी पुलिस बार बार टाएं फिस होती हुई दिखाई दे रही है। 4 साल पहले संभल से जो तस्वीरें आई थी, याद कीजिए, उन तस्वीरों में यूपी पुलिस मुंह से ठाए की आवाज निकालती हुई आपको दिखाई दी थी। उस बात को लेकर भी यूपी पुलिस की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, और अब गोली भरने को लेकर। संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस के साथ हमेशा के लिए चस्पा हो गई। इन तस्वीरों में जवान का हलक सूख रहा है, जवान के पसीने छूट रहे हैं, दरोगा साहब की सांसें फूल रही हैं। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा यूपी पुलिस पर हंसेगा। वैसे हंसी तो इन अफसरों को भी आई। कोई होठ दबाकर हंसा, किसी के चेहरे पर हंसी की लकीर भर आई, और कोई मुंह दबाकर ही अंदर अंदर हंसता रहा। लेकिन हंस देने से बात तो खत्म नहीं होगी। तो क भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि इस उपनिरीक्षक को प्रशिक्षण में कभी भी ये राइफल कभी देखने को नहीं मिली है। ये तो ऐसा लग रहा है ये क्या जगह है दोस्तों। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। याद करिए, 4 साल पहले की बात है। संभल में अपराधियों को घेर चुकी यूपी पुलिस की बंदूक ने जब धोखा दे दिया, तो पुलिसकर्मी मुंह से ही ठाए करके अपराधियों को डरा रहे थे, साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। अब पता चल गया कि यूपी पुलिस को कभी कभी ठाए मुंह से क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी गोली नली से ही डालने लगेंगे तो मामला ठाए फिस तो होगा ही। 4 साल पहले जब ये वीडियो सामने आया था, तब भी यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, तब भी यूपी पुलिस की जग हंसाई हुई थी। और अब संत कबीर नगर का वीडियो वायरल हो रहा है तो यूपी पुलिस की सक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संत कबीर नगर में देखने को मिला कि वो पिस्टल नहीं खोल पा रहे हैं, चौकी इंचार्ज टीयर गन नहीं चला पा रहा है, और एक पुलिसकर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी, गोली अंदर भरने के बजाय नली में डाल के चला रहा है। यही आपने पुलिस को ट्रेनिंग दी इतने दिनों में। आपने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया, सबको बर्बाद करते करते आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के योगी राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग का ये हाल है कि गोली भी कहां रखनी है, कहां डालनी है, उन्हें नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ऐसी पुलिस जनता की रक्षा करेगी, कानून व्यवस्था की रक्षा करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल के शासन में एक भी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं की?
यूपी में योगी सरकार ने अपराधियों पर सख्ती कर दी है। बुलडोजर चलाकर बड़े बड़े अपराधियों का मुंह बंद किया जा रहा है। लेकिन यूपी पुलिस की मुकम्मल ट्रेनिंग अभी तक नहीं हो पाई। यूपी पुलिस के अफसर और जवान अपने हथियार भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे और कभी कभी तो उनकी जुबानी गोली से अपराधियों को धराशायी करने का जतन करना पड़ता है। आधी अधूरी ट्रेनिंग से यूपी अपराध मुक्त कैसे हो? आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। क्या दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई, चूक हुई? कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न उठा दिए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में कहा गया कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो सुरक्षा में सेंध की घटनाएं हुई। केसी वेणुगोपाल के अनुसार दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पाई। Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति को जो सुरक्षा घेरा मिलता है उस सुरक्षा घेरे का भी बार बार उल्लंघन हुआ। केसी वेणुगोपाल के अनुसार स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के लिए सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। पूरे समय दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा की खुफिया एजेंसी पर भारत यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए लोगों को पूछताछ के नाम पर डराने का आरोप बेहद गंभीर लगा दिया। हाल के दिनों में लगातार टी शर्ट पहने दिख रहे राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक व्यंग्य भी हो रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि टी शर्ट ही चल रही है, जब तक काम करेगी उसके बाद देखेंगे। दिल्ली कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में घूम रहे हैं। यह कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पर आयोजित समारोह की तस्वीर है। राहुल गांधी यहां पहुंचे तो शरीर पर वही सफेद टी शर्ट। बड़े बड़े लोग जैकेट और कोट में हैं, लेकिन राहुल गांधी टी शर्ट में। ना कोई ठिठुरन, ना सर्द मौसम का कोई असर। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की जगह अप्रैल मई का महीना हो। राहुल की टी शर्ट चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में आज रिपोर्टरों ने इस पर राहुल से पूछ ही लिया कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती? जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। 24 दिसंबर को जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो चर्चा और भी गर्मा गई। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी और राहुल जब बापू समेत देश के महान सपूतों के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो बस वही टी शर्ट पहने नजर आए। राहुल की टी शर्ट पर इतनी चर्चा हुई कि बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा। मालवीय ने कहा, तेज चलने से शरीर गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल को तपस्वी बताने की कोशिश शुरू हो गई। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की इमेज मेकओवर की कोशिश लगातार हो रही है। चाहे पानी में छलांग लगाने की यह तस्वीर हो या पुशअप करने की यह तस्वीर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ रेस लगाने की तस्वीर हो या फिर यह टी शर्ट वाली तस्वीर। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो बात हो रही है राहुल गांधी की टी शर्ट की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के शामिल होने को लेकर सस्पेंस। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि उन्हें कोई न्योता ही नहीं मिला। येचुरी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि अभी तक उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन
महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो यात्रा से जुड़ेंगे। ये दो ने तो कह दिया, लेकिन अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी का न्योता मिलने से इनकार है। दोनों ने कहा कि हमें अभी कोई औपचारिक न्योता नहीं मिला है, जबकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें जयंत चौधरी भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ेंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी के सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी। अपवाद के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी, लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो मैं दिखा दूं। अगर मिलता है तो फिर क्या कहें, तो आप जैसा मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में यात्रा दाखिल होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं न कहीं विपक्ष के नेता शामिल हों। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। यात्रा का पूरा मार्ग 2800 किलोमीटर लंबा है। आज तक ब्यूरो। इस साल महंगाई के चलते ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजीज कंपनीज को बिक्री बढ़ाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद शहरी इलाकों के दम पर एफएमसीजी सेक्टर इस साल बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल करने की उम्मीद कर रहा है और इसके साथ ही इस बार कई बड़े अधिग्रहणों ने भी संगठित क्षेत्र को विस्तार का बड़ा अवसर दिया है। महंगाई की वजह से ग्रामीण इलाकों में डिमांड घटने के बावजूद 2022-23 में एफएमसीजी सेक्टर पर महंगाई ने कुल मिलाकर ज्यादा असर नहीं किया है। पहले महंगाई के चलते कंपनियों की बिक्री में वॉल्यूम के लिहाज से बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले लोकप्रिय छोटू पैक तक की डिमांड घट गई थी, लेकिन त्योहारों में बिक्री बढ़ने और फिर महंगाई के घटने से कंपनियों ने इसकी भरपाई करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते 2022-23 में एफएमसीजी की बिक्री 7 से 9% बढ़ने का अनुमान है। वहीं संगठित क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री में 9 से 11% तक की तेजी आने का अनुमान है। एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री बढ़ने की वजह शहरी इलाकों में बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट जैसे रोजाना खपत के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ना रहा है। इसकी वजह है कि बीते कुछ तिमाहियों में एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों ने असंगठित क्षेत्र की कई कंपनियों को खरीद लिया है। एफएमसीजी कंपनियों ने कई छोटे बड़े ब्रांड्स का भी अधिग्रहण करके विस्तार की रणनीति अपना रखी है। इस साल जो प्रमुख सौदे हुए उनमें डाबर ने बादशाह मसाले को खरीदा है, रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को खरीदा है, अडानी विल्मर ने कोहिनूर बासमती का अधिग्रहण किया है, आईटीसी ने ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज को, मैरिको ने एचडब्ल्यू वेलनेस को, इमामी ने डर्मिकूल और ट्रू नेटिव F&B को खरीदना शामिल रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अगर इस साल और पिछले साल की तुलना करें
तो 2021-22 में संगठित क्षेत्र की एफएमसीजी कंपनियों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपए की बिक्री की थी। 2022-23 में यह आंकड़ा 5.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अलग अलग कैटेगरीज में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री में हुई बढ़ोतरी को देखें तो कुल बिक्री में 49% हिस्सेदारी रखने वाले फूड ब्रेवरीज सेगमेंट की बिक्री इस साल 9 और अगले साल 10% रहने का अनुमान है। 29% हिस्सेदारी वाले पर्सनल केयर सेगमेंट की बिक्री इस साल 10% और अगले साल 8% बढ़ सकती है। 22% हिस्सेदारी वाले हेल्थ केयर सेगमेंट की बिक्री इस साल और अगले साल 6 से 7% बढ़ सकती है। वहीं सभी कैटेगरीज की बिक्री इस साल 8.5 और अगले साल 7.9% बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल के मुताबिक अगले साल भी एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ 10% के आसपास रहने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। भारत का जामताड़ा मॉड्यूल अब अमेरिकी नागरिकों तक से साइबर ठगी कर रहा है। करीब 82,000 करोड़ का यह ऑनलाइन ठगी का व्यापार 2 साल में अमेरिकी नागरिकों से हजारों करोड़ की ठगी कर चुका है। इससे चिंतित एफबीआई अब भारत में सीबीआई और इंटरपोल के साथ मिलकर इस रैकेट को खत्म करने में जुटी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में फर्जी कॉल सेंटर्स ने लोगों से ऑनलाइन करोड़ों की ठगी की है। इस ठगी से भारत में भी साइबर लुटेरों ने लोगों की जेब खाली की है, तो अमेरिका जैसे विकसित मुल्क के लोग भी इन साइबर ठगों के शिकार बन जाते हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में अवैध तरीके से सक्रिय कॉल सेंटर्स ने लाखों अमेरिकी नागरिकों को अरबों रुपए का चूना लगाया है। ये लोग रोमांस और टेक सपोर्ट कॉल सेंटर्स की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। एफबीआई के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बुजुर्ग अमेरिकी नागरिकों को साइबर ठगों ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के बड़े टेक फ्रॉड के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई एक्शन में आ गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर एफबीआई ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में एक स्थायी सलाहकार को सीबीआई, दिल्ली पुलिस और इंटरपोल के साथ मिलकर काम करने के लिए तैनात किया है। अब दिल्ली पुलिस इन शातिरों के गिरोह का भंडाफोड़ करेगी। भारत से काम करने वाले इन सिंडिकेट के तार खंगाले जाएंगे और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर की गई रकम को जब्त किया जाएगा। एफबीआई की वेबसाइट पर रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की रकम में सबसे बड़ा हिस्सा रोमांस से जुड़ी धोखाधड़ी का है, जिसके जरिए 2021 में 8,000 करोड़ रुपए, 2022 के आखिरी 11 महीनों में भी 8,000 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने लोगों की जेब से उड़ा लिए हैं। वहीं बीते 2 साल में टेक्निकल सपोर्ट से जुड़े क्राइम के जरिए भी $3 अरब से ज्यादा की रकम उड़ाई गई है। इस धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। एफबीआई का कहना है कि अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का मामला नहीं है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने से भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। ऐसे में सीबीआई और इंटरपोल इस तरह की ठगी की मिलकर जांच करेंगे और इन अपराधियों की नकेल कसेंगे। भारत में पहले भी कई फर्जी कॉल सेंटर और लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल ऐप से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यहाँ से विदेशियों के साथ किए जाने वाले फ्रॉड अब एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठगों के हाथ में जाने से बचाया जाए। आज तक ब्यूरो।